100 साल पुराना एक शेर जो हर रात चुपके से निकलता और किसान की काली गाय का सारा दूध पी जाता। कभी वो गाय को निढाल कर देता, कभी दूसरे जानवरों को तोड़ मरोड़ डालता। सुबह जब किसान दूध निकालने बैठता तो बाल्टियां खाली होती। गाय का बच्चा भूखा चीखता। लेकिन सवाल ये था, ये शेर आखिर था कौन? वो रुस्तम के पीछे क्यों पड़ गया था? और ऐसा क्या गुनाह था कि वो उसकी जान का दुश्मन बन गया? आज की कहानी ना सिर्फ खौफनाक है, बल्कि आखिर तक आपको अपनी गिरफ्त में रखने वाली है। लिहाजा दोस्तों, इसे आखिर तक जरूर देखें। किसान रुस्तम नहर का गेट खोलने के लिए झुका तो सामने मिट्टी में एक काला शेर दांत निकालकर खड़ा हो गया। रुस्तम पीछे नहीं हटा, हाथ में कुल्हाड़ा था। एक वार किया, दूसरा वार किया, शेर तड़पा और साकत हो गया। रुस्तम ने जरे लब कहा, बस इतनी सी बात थी। उसने लाश को खींचकर एक तरफ फेंका और नहर का पानी खोल दिया। उसे लगा मामला खत्म हो गया। उसे नहीं मालूम था कि असल मामला तो अब शुरू हुआ है। उसी खेत के करीब एक गुफा थी। वहां मादा शेर ने सर उठाया तो सांस भारी, आंखें अंगारे, वो घसीटती हुई लाश तक पहुंची। शेर की बेजान आंखें शीशे की तरह जम चुकी थी। मादा शेर ने उन आंखों में झांका। एक चेहरा साफ, एक चेहरा, पेशानी पर पसीना, हाथ में कुल्हाड़ा, होठों पर हिकारत। वो चेहरा रुस्तम का था। शेर ने जहर भरी गुर्राहट के साथ कसम खाई, रुस्तम तेरा नाम याद रख लिया है, मैं तेरा सुकून एक एक करके नोच लूंगी। तू सांस लेगा लेकिन सुकून नहीं लेगा। रुस्तम घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, खैरियत है? रुस्तम ने मुख्तसर जवाब दिया, एक शेर था, उसे मारकर फारग किया। बीवी ने पेशानी पर हाथ रखा और डरते डरते बोली, मैंने सुना है, लोग कहते हैं शेर का जोड़ा होता है और वो बदला लेकर रहता है। रुस्तम हंसा, डरौनी बातें छोड़ो, काम बहुत है। रुस्तम की सबसे कीमती चीज उसकी गाय थी। बड़ी तंदुरुस्त और इतना दूध देती थी कि रोज गांव के कई लोग उसके दरवाजे पर आते। कोई लस्सी बनाने के लिए दूध लेता, कोई मक्खन, कोई घी। रुस्तम को फक्र था कि अल्लाह ने उसे ये नेमत दी है। रात गुजर गई। सुबह सवेरे रुस्तम अपनी गाय का दूध निकालने के लिए बैठा तो बाल्टी आधी भरकर रुक गई। रुस्तम ने सोचा शायद गाय ने अचानक दूध कम कर दिया। अगले दिन फिर यही हुआ। तीसरा दिन आया तो बाल्टी में दूध चंद कटोरों से ज्यादा ना निकला। गांव वाले हस्बे मामूल रुस्तम के पास आए। किसी ने कहा, रुस्तम भाई आज 2 किलो दे दो। किसी ने कहा, कल की तरह फिर आधा ना देना। बच्चों ने शोर मचा दिया। रुस्तम शर्मिंदा होकर कहता, क्या करूं भाइयों, गाय दूध ही नहीं दे रही। लोग हैरान होते, ये कैसे मुमकिन है, इतनी बड़ी गाय अचानक दूध कम कैसे हो गया। उसके बाद अजीब बात यह हुई कि गाय का बच्चा बार बार रस्सी खींचता मां का दूध पीने को चीखता, मगर थनों में दूध ही ना मिलता। बच्चा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। रुस्तम की बीवी रोकर कहती, ये कैसा अजाब है, गाय का दूध कहां जा रहा है, ना हमें मिल रहा है ना बच्चे को। रुस्तम परेशान था। वो रात को चिराग जलाकर गाय के पास बैठता, घंटों पहरा देता कि शायद कोई चोर आता हो। लेकिन रात गुजर जाती, कुछ नजर न आता। गाय हांफती रहती जैसे उससे दूध छीन गया हो। रुस्तम को इल्म न था कि असल राज क्या है। हर रात जब वो सो जाता, मादा शेर अपनी गुफा से निकलती, आहिस्ता आहिस्ता गाय के करीब रेंगती, अपनी सुर्ख आंखों से गाय को घूरती और फिर सीधा थनों से दूध पीना शुरू कर देती। गाय कांपती, थरथराती, लेकिन हिलने की ताकत ना रख पाती। शेर घंटों दूध चूसती और फिर आत्मीनान से गुर्राते हुए वापस चली जाती। रुस्तम का दिमाग घूमने लगा। गांव वाले दरवाजे पर खड़े होकर बातें करने लगे। कोई कहता रुस्तम ने खुद दूध कहीं बेच दिया, कोई कहता ये सब नुसत है, जरूर इसके घर पर साया है। रुस्तम शर्मिंदा भी था, गुस्से में भी, और सबसे बढ़कर बेबस था। रुस्तम अक्सर परेशानी की हालत में रात को जागता था। कभी गाय के पास जाकर बैठ जाता, कभी खेत के कोने पर जाकर टहलने लगता। उसे मालूम नहीं था उसके इर्द गिर्द एक साया रेंग रहा है। वो साया मादा शेर थी। एक रात वो आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था। चिराग उसके सामने जल रहा था। शेर चुपके से करीब आई। उसका मुंह रुस्तम के कदमों के बराबर तक पहुंच गया। वो जहर से भरी हुई थी, बस एक झटके में उसे काट देना चाहती थी। लेकिन अचानक रुस्तम के बेटे ने कमरे से आवाज दी, अब्बा जरा पानी पिला दे।
रुस्तम उठकर अंदर चला गया। शेर का वार खाली गया। वो गुस्से में जमीन पर दांत पीसने लगी और फिर गाय के पास जाकर उसका दूध पी गई। दूसरी रात रुस्तम खेत के किनारे बैठा था, हाथ में कुल्हाड़ा था। शेर फिर उसके पीछे आ गई, मुंह उठाया और काटने ही वाली थी। अचानक पास से एक कुत्ता भौंकने लगा। रुस्तम ने चौंक कर मुड़कर देखा, चिराग बुलंद किया। शेर पीछे हट गई और सायों में छुप गई। इस बार भी वो नाकाम रही। गुस्से में उसने फिर गाय के थनों से दूध पीना शुरू किया। गाय बेबसी से कांपती रही। जब भी शेर रुस्तम को काटने के लिए आई, कोई ना कोई रुकावट आ जाती। कभी बेटे की आवाज, कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज। हर बार रुस्तम बच निकलता और उसे पता भी ना चलता कि मौत कितनी करीब आ गई थी। लेकिन शेर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और हर बार वो गाय का दूध पीकर अपनी आग बुझाती। लेकिन अब वो समझ गई रुस्तम को मारना आसान नहीं, उसे दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। रुस्तम की सबसे बड़ी कमजोरी उसका इकलौता बेटा था। फारूक जवान, खून नरम दिल और जज्बात से भरपूर। शेर ने फैसला कर लिया कि बदला अब बेटे के जरिए पूरा होगा। एक दिन बाजार की गली में फारूक का सामना एक अजनबी लड़की से हुआ। सफेद लिबास, लंबे बाल, चेहरे पर अजीब सी कशिश। उसने नजरें उठाकर फारूक की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। फारूक चंद लम्हे के लिए ठठक गया, जैसे वक्त रुक गया हो। वो सोच में पड़ गया, ये लड़की कौन है? गांव में तो ऐसी कोई नहीं। लड़की ने नरम आवाज में कहा, रास्ता दीजिए, मुझे गुजरना है। फारूक ने फौरन रास्ता छोड़ दिया, मगर उसके दिल में हलचल मच गई। जब वो घर लौटा तो वही चेहरा, वही मुस्कुराहट उसके जहन में बार बार आ रही थी। खाना सामने था मगर निवाला बेजायका लग रहा था। मां ने पूछा, खैरियत है बेटा? फारूक ने बस सर झुका दिया, जी मां खैरियत है। अगले दिन फारूक फिर उसी गली में गया। दिल कह रहा था कि वो लड़की शायद आज भी नजर आ जाए, और वाकई वो लड़की भी वही थी। इस बार वो हाथ में पानी की गुड़िया लिए खड़ी थी। फारूक ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आप कहां रहती है? पहले कभी नहीं देखा। लड़की ने एक बेमायनी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं अभी कुछ दिन के लिए आई हूं। मेरा नाम शाजिया है। ये नाम फारूक के दिल पर नक्श हो गया। उसके बाद फारूक की हर बात, हर सोच में सिर्फ शाजिया का जिक्र होने लगा। इधर शेर अपनी गुफा में जाकर गुर्रा रही थी। उसकी आंखों में सुर्खी और ज्यादा तेज हो गई थी। वो खुद से कह रही थी, रुस्तम तू मेरे वार से बचता रहा, मगर अब तेरा बेटा मेरे जाल में है। जब वो मेरी बाहों में होगा तो तेरा कलेजा खुद ब खुद फट जाएगा। फारूक ने शाजिया से तीसरी मुलाकात के बाद फैसला कर लिया। दिल में कोई हिचकिचाहट नहीं रही। घर में पहुंचते ही उसने मां को कहा, अम्मा मैं निकाह करना चाहता हूं। मां ने जल्दी से पूछा, किससे निकाह करना चाहते हो? जवाब आया, शाजिया। मां ने नाम सुना तो चौंक गई। ये कौन है? खानदान लोग कैसे हैं? फारूक ने साफ कह दिया, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे वो पसंद है, मैं उसी से निकाह करूंगा। रुस्तम अंदर आया तो मां ने बात सामने रख दी। रुस्तम ने तहम्मुल से पूछा, बेटा ये लड़की कौन है? किस खानदान से है? हम ऐसे अजनबी रिश्ते पर तुम्हारी शादी कैसे कर दें? मां ने भी आहिस्ता से कहा, हमारी इज्जत सबके सामने है। अगर लड़की के पीछे कोई ना निकला तो लोग हमें ही ताने देंगे। खानदान बिरादरी सब कुछ जानना जरूरी है। फारूक ने गहरा सांस लिया और संजीदा लहजे में कहा, अम्मा अब्बा वो लड़की यतीम है, उसका कोई अपना नहीं, ना भाई है ना बाप। वो बिल्कुल अकेली है, मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। वो कहती है दुनिया में उसका सहारा कोई नहीं, और मैं चाहता हूं कि मैं उसका सहारा बनूं। रुस्तम चौंका। उसने कहा, यतीम है तो फिर तुम्हें कैसे मिली? फारूक ने झिझकते हुए कहा, बाजार में मिली थी। उसने बताया, अभी तौर पर गांव में एक खाला के पास ठहरी हुई है। खाला बीमार है, ज्यादा किसी से मेलजोल नहीं करती। मां ने परेशानी के साथ कहा, बेटा बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अगर लड़की वाकई यतीम है तो भी उसके पीछे कोई गवाह, कोई जिम्मेदार होना चाहिए। ऐसे तो हम निकाह नहीं कर सकते। फारूक की आंखों में जिद और शिद्दत आ गई। उसने कहा, अम्मा यही तो मैं कह रहा हूं, वो बेसहारा है। अगर हमने उसे ठुकरा दिया तो वो कहां जाएगी बेचारी? क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि किसी यतीम को सहारा दे? मैं उससे शादी करके उसकी जिंदगी संवार दूंगा।
रुस्तम ने गुस्से और हैरत के मिले जुले लहजे में कहा, बेटा, ये निकाह है। हमदर्दी के नाम पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता, हमें सोचना होगा। लेकिन फारूक ने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, मैं ये निकाह हमदर्दी के लिए नहीं, दिल से करना चाहता हूं। हाँ, वो यतीम है, लेकिन वो नेक भी है, सादा भी है। मेरा दिल गवाही देता है, वही मेरी जिंदगी है। मां ने बेटे की आंखों में देखकर कहा, अगर वाकई वो यतीम है तो हम उसे दुत्कार नहीं सकते। अल्लाह यतीमों का सहारा बनने वालों को पसंद करता है। रुस्तम ने गहरी सांस ली। बेटे की हालत देखकर वो मजीद बहस ना कर सका। उसने कहा, ठीक है, मगर शर्त यह है कि कल वो लड़की खुद हमारे सामने आए। अगर वो अपनी बात सच साबित करे तो निकाह हो जाएगा। फारूक ने खुशी से कहा, जी अब्बा, मैं उसे ले आऊंगा, फिर आप देखेंगे वो झूठी नहीं है। गांव के 2 मोतबर गवाह और मौलवी रुस्तम के घर आ गए। निकाह की तैयारी बहुत सादा थी। खजूर पानी और चंद गवाह। मौलवी ने पहले शाजिया से सवाल किया, बेटी, क्या तुम्हें फारूक बिन रुस्तम निकाह में कबूल है? शाजिया ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, कबूल है। 3 बार यही जवाब आया। फिर मौलवी ने फारूक से पूछा, क्या तुम्हें शाजिया बिनते फला निकाह में कबूल है? फारूक की आवाज बुलंद और पुरजोश थी, कबूल है, कबूल है। इजाज कबूल मुकम्मल हुआ। दुआ पढ़ी गई, खजूर तकसीम हुई। फारूक खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मां ने बहू को दुआएं दी, लेकिन रुस्तम का दिल अब भी बोझल था। वो निकाह को अंजाम तक पहुंचाने के बावजूद मुतमिन ना था। शादी के बाद पहली रात शाजिया ने कहा, आज मुझे अलग कमरा चाहिए। मैं चाहती हूं कोई मुदाखलत ना करे, ये मेरी आदत है। फारूक फौरन राजी हो गया। उसने दुल्हन का कमरा सजाया, चिराग जलाया और दरवाजा बंद कर दिया। रात गुजरी। फारूक तो नई मोहब्बत में मदहोश होकर जल्द सो गया, लेकिन रुस्तम की आंखों में नींद ना आई। वो सुबह चक्कर काट रहा था। कभी गाय के पास जाता, कभी दरवाजे के करीब आकर सुनता। अंदर से कभी हल्की गुर्राहट, कभी आहिस्ता सा गुर्राना सुनाई देती। रुस्तम के दिल में वसवसे जाग रहे थे, लेकिन वो खुद को समझाता रहा, ये वहम है। लेकिन असल हकीकत कुछ और थी। आधी रात को शाजिया खामोशी से बिस्तर से उठी। उसकी आंखों की चमक सुर्ख अंगारे जैसी थी। जुबान बार बार मुंह से निकलकर तेज आवाज पैदा कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलकर बाहर निकली और सीधा सहन में चल पड़ी। उसने रुस्तम के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। रुस्तम गहरी नींद में था। शाजिया शेर की तरह घुसते हुए उसके करीब पहुंची। उसने रुस्तम के चेहरे को गौर से देखा, फिर बड़ी नरमी से उसका हाथ थामा, जैसे कोई बहू अपने ससुर की खिदमत कर रही हो। लेकिन अगले ही लम्हे उसके दांत रुस्तम की कलाई पर आ गए। उसने धीरे धीरे रुस्तम का खून पीना शुरू किया, इतने प्यार और सुकून से जैसे कोई शहद चूस रहा हो। फिर उसने थोड़ा सा जहर उसके जिस्म में उतार दिया। रुस्तम की नींद में करवट बदली, लेकिन वो जागा नहीं। शाजिया मुस्कुराकर बोली, रुस्तम, तू मेरे वार से बचता रहा, मगर अब रोज थोड़ा थोड़ा जहर तेरे जिस्म में उतरता रहेगा। रोज थोड़ा थोड़ा खून तेरी रगों से निकलता रहेगा, और तू समझेगा ये तेरी कमजोरी बुढ़ापे की है, मगर असल में ये मेरी मोहब्बत भरी सजा है। वो फिर आहिस्ता से कमरे से निकली, दरवाजा बंद किया और वापस जाकर फारूक के पास सो गई। फारूक बेखबर सो रहा था। उसके चेहरे पर मोहब्बत की खुशी थी। रुस्तम ने सुबह आंख खोली तो खुद को कमजोर महसूस किया। जिस्म भारी था, सर घूम रहा था। उसने कहा शायद रात को नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन उसे क्या पता था कि ये शेर की पहली कामयाबी जर्ब थी। अब रोज रात को वो प्यार के नाम पर खून पीने और जहर घोलने के लिए आएगी और आहिस्ता आहिस्ता रुस्तम को अंदर से खोखला कर देगी। रुस्तम और उसकी बीवी दिन ब दिन बीमार पड़ने लगे। पहले तो रुस्तम ने सोचा ये बुढ़ापे का असर है, लेकिन जल्द ही बीवी भी वही कमजोरी महसूस करने लगी। जिस्म टूटने लगता, दिल घबराता, रात को नींद ना आती। दोनों दिन के वक्त चलने फिरने से आजिज होने लगे। गांव वाले आकर पूछते, रुस्तम भाई, पहले तो आप तंदुरुस्त थे, अचानक क्या हो गया? रुस्तम बस मुस्कुरा कर कहता, शायद मौसम का असर है। इसी दौरान शाजिया सबके सामने खिदमत गुजार बहू का किरदार निभाती। दिन में माँ बाप की खिदमत करती, दुआ देती, पानी पिलाती, परहेज का ख्याल रखती। गांव की औरतें तारीफ करती। रुस्तम भाई की बहू तो बड़ी नेक निकली।
देखो कैसे खिदमत कर रही है। रुस्तम और उसकी बीवी भी कभी कभार सोचते, वाकई ये बहू अल्लाह की रहमत है, मगर हकीकत उसके बिल्कुल उल्ट थी। रात का वक्त आता तो वही शाजिया अपनी असली हालत में लौट आती। आंखें सुर्ख, जुबान दोहरी, जिस्म लचकता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता रुस्तम और उसकी बीवी के कमरे में दाखिल हो जाती। पहले दोनों के करीब बैठकर उनका हाथ थामती जैसे तिमारदारी कर रही हो, और फिर उनके जिस्मों में जहर उंडेलती और थोड़ा थोड़ा खून चूसती। इसके बाद वो हंसकर सरगोशी करती, रुस्तम तूने मेरा शेर मारा था ना, अब देख मैं तुझे और तेरी बीवी को कतरा कतरा खत्म कर दूंगी। तुम दोनों तड़प तड़प कर मरोगे, और जब तुम दोनों खत्म हो जाओगे तो फारूक, हाँ तुम्हारा बेटा, उसकी बारी आएगी। उसे भी मैं ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगी जैसे तूने मेरे साथी को मारा था। फिर वो कमरे से निकलकर दोबारा फारूक के कमरे में चली जाती। वहां जाकर वो एक नरम दुल्हन बन जाती, फारूक से बातें करती, उसके सामने शोक मुस्कुराहट बखेरती और फारूक मुत्तमिन हो जाता। मेरी बीवी तो फरिश्ता है, उसे जरा सा भी अंदाजा ना होता कि दिन में जिस औरत को वो जन्नत समझता है, वही रात को उसके वालिदैन के लिए मौत का साया है। रुस्तम दिन अब दिन कमजोर होता जा रहा था। वो बिस्तर पर ज्यादा लेटने लगा। बीवी के भी कदम भारी होने लगे। दोनों को समझ ना आती कि ये बीमारी कहां से चम गई। कभी बुखार, कभी कपकपी, कभी आंखों के सामने अंधेरा, लेकिन शेर का वार हर रात जारी था। रुस्तम की बहू जब से ब्याह कराई थी, घर में सुकून की बजाय नुसत उतर आई थी। पहले गाय का दूध खत्म हुआ, एक के बाद एक जानवर मरने लगे। कभी गाय मुर्दा मिलती, कभी भैंस का बछड़ा बीमार होकर जमीन पर गिर जाता, कभी कोई बकरी अचानक जख्मी हो जाती। आंगन में जानवरों की लाशों का सिलसिला बढ़ने लगा। रुस्तम और उसकी बीवी पर बुढ़ापे के आसार नजर आने लगे। बाल सफेद, जिस्म कमजोर, आंखों के गिर्द गहरे साए। गांव वाले जब गुजरते तो चुपके चुपके बातें करते, ये घर तो बर्बाद हो गया है। जब से इनकी बहू आई है, इनके हालात दिन अब दिन खराब हो रहे हैं। पहले ये खानदान खुशहाल था, अब नहुसत का घर बन गया है। ये बातें फारूक के कानों तक भी पहुंचती। वो भी जाहिर अपनी बीवी का दफा करता, मेरी बीवी तो दिन रात खिदमत करती है, उसका क्या कसूर। लेकिन अंदर से उसका दिल खाने लगता। उसे महसूस होता, वाकई जब से शाजिया आई है एक के बाद एक आफत टूट रही है। माँ बाप की हालत बिगड़ती जा रही है, जानवर मर रहे हैं, और घर में एक अजीब सा बोझ हर वक्त लटकता रहता है। एक दिन फारूक तन्हा बैठा सोचों में गुम था। उसका दोस्त आया और बोला, फारूक भाई बुरा ना मानना, लेकिन मैंने भी लोगों को बातें करते सुना है, अगर ये सब कुछ यूं ही चलता रहा तो तुम्हारे घर के हालात और खराब हो जाएंगे। मेरा मशवरा है किसी बुजुर्ग के पास जाओ, वही हकीकत बता सकता है कि ये सब बीमारी है या कोई और माजरा। फारूक ने चौंक कर पूछा, बुजुर्ग कौन बुजुर्ग? दोस्त ने धीरे से कहा, करीबी गांव में एक अल्लाह वाले हैं, उनके पास कई लोग अपनी मुश्किलात लेकर जाते हैं। कहते हैं वो कुरान की तिलावत से हर राज खोल देते हैं। अगर वाकई कोई साया है तो वही बताएंगे। ये सुनकर फारूक के दिल में चुभन सी हुई। उसने सोचा कि ये सब वहम भी हो सकता है, लेकिन फिर उसे अपने वालिदैन के चेहरे याद आए जो दिन अब दिन मुरझाए रहते थे। उसने फैसला कर लिया, कल मैं उस बुजुर्ग के पास जाऊंगा, चाहे सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो, मुझे हकीकत जाननी है। अगले दिन फारूक तन्हा अपने दोस्त के बताए हुए बुजुर्ग के पास पहुंचा। वो एक पुराना कच्चा मकान था जिसके बाहर नीम का दरख्त लगा था। अंदर कुरान की तिलावत की मदम आवाज आ रही थी। फारूक ने सलाम किया। बुजुर्ग ने जवाब दिया और नरमी से कहा, बेटा क्यों आए हो? बस दिल का बोझ बयान करो। फारूक ने बैठकर सब कुछ सुना दिया। मेरे अब्बा और अम्मा दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं, जानवर एक एक करके मर रहे हैं, घर में सुकून नहीं रहा, लेकिन मेरी बीवी शाजिया दिन रात खिदमत करती है, वो तो फरिश्ता है। फिर ये सब कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं हमारे घर पर साया है। मैं जानना चाहता हूं कि असल बात क्या है। बुजुर्ग ने आंखें बंद की, कुछ देर तिलावत की, फिर संजीदगी से बोले, बेटा ये आम बीमारी नहीं, ये साया भी नहीं। हकीकत यह है तुम्हारे घर में बीवी के रूप में इंसान नहीं बल्कि एक शेर रह रही है। फारूक हक्का बक्का रह गया। उसने हंसने की कोशिश की। बाबा जी ये कैसी बात कर रहे हो? मेरी बीवी शेर, वो तो दिन रात अब्बा और अम्मा की खिदमत करती है, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया।
अगर वो शेर होती तो ऐसा क्यों करती थी? बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा, यही तो उसका खेल है। दिन में वो खिदमत करती तो तुम सबको धोखा देती है ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन रात को वो अपनी असलियत में आ जाती है। वही तुम्हारे माँ बाप का खून चूसती है, वही जानवरों को मारती है। फारूक की आंखों में बेकिनी थी। वो बोला, ये मुमकिन नहीं बाबा जी, मैं अपनी आंखों से देखे बगैर यकीन नहीं करूंगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर सबूत खुद देख लो। आज रात जागते रहना। पानी का घड़ा जिससे वो रात को पीती है उसे पहले ही खाली कर देना। शेर के जिस्म में जहर है और जहर को काबू में रखने के लिए वो रोज पानी पीती है। जब उसे पानी ना मिलेगा तो वो अपनी असल शक्ल दिखाने पर मजबूर हो जाएगी और तुम्हारी आंखों के सामने उसका राज खुल जाएगा। फारूक के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने कहा, अगर ये सच हुआ तो? बुजुर्ग ने कहा, अगर ये सच हुआ तो फिर याद रखना, तुम्हारे वालिदैन की बीमारी आम नहीं। उनके जिस्म में शेर रोज जहर उतारती है। अगर तुमने फौरन कदम ना उठाया तो वो दोनों जल्द खत्म हो जाएंगे और इसके बाद तुम्हारी बारी होगी। बुजुर्ग ने उसे जाते वक्त एक छोटा सा तावीज दिया और कहा, ये अपने साथ रखना। अगर वो तुम पर वार करे तो ये तावीज पढ़ना, अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। फारूक ने तबीज हाथ में दबाया और वापस चल पड़ा। दिल में तूफान था। एक तरफ बीवी की मोहब्बत, दूसरी तरफ बाबा की खौफनाक बातें। वो खुद से बार बार कहता, ये कैसे मुमकिन है? मेरी बीवी शेर नहीं, ये सब झूठ है। उस रात फारूक ने कमरे में बीवी को कहा, मैं कुछ देर बाहर जा रहा हूं, तुम आराम करना। शाजिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। फारूक बाहर निकला और सहन के कोने में रखा पानी का घड़ा खाली कर दिया। फिर एक नया खाली घड़ा उल्टा रख दिया ताकि किसी को शक ना हो। वो एक कोने में छुप कर बैठ गया। दिल धड़क रहा था। आधी रात गुजरी, सुन्नाटा फैल गया। फिर कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। शाजिया निकलकर सहन में आई। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे जमीन पर शेर घूम रहा हो। उसने घड़े की तरफ देखा मगर घड़ा खाली था। वो तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जब कुछ ना मिला तो अचानक उसके चेहरे की मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। उसी लम्हे फारूक ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जो उसने कभी सोचा भी ना था। शाजिया का चेहरा बदलने लगा, आंखें सुर्ख होने लगी, जुबान दोहरी हो गई और उसका जिस्म शेर की तरह गुर्राने लगा। फारूक घड़े की कमनगाह के पास छुपा बैठा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने खाली घड़े पर मुंह मारा। घड़े से बिन बिनाहट सी निकली। शेर ने तेजी से सर घुमाया और रुख मोड़कर वहीं गई जहां फारूक की दूध देने वाली गाय बंधी थी। रस्सी कड़क उठी। गाय कमजोर थी। पहले कई दिन का दूध जैसे किसी नजरेबद का शिकार हो गया हो। शेर करीब गई, थनों को देखा, गुर्राहट दबा ली, फिर पूरा मुंह थन के सामने लगा दिया। जोर से खींचा, दूध ने थन छोड़ा। गाय के जिस्म में कप्पी दौड़ गई। उसकी आंखें फैल गई। शेर रुकने वाली नहीं थी। एक झटके में पहला थन खाली, फिर दूसरा सांस लिए बगैर तीसरा और चौथा थन सूख गए। गाय हांफती रह गई, टांगे कांपी, घुटनों के बल लड़खड़ा कर बैठ गई। शेर ने आखिरी कतरा भी ना छोड़ा। मुंह उठाकर सर हिलाया, जैसे किसी जीत पर मोहर लगा रही हो। फारूक ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। उसके हाथ कांपने लगे। उसे बुजुर्ग की बात याद आई, पानी रोक दो, असल शक्ल सामने आ जाएगी। असल शक्ल सामने थी, मगर उसके साथ गाय की तबाही भी सामने थी। फारूक चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में अटक गई। उसने जेब में रखा तवीज मुट्ठी में दबा लिया। अल्फाज लबों पर लाने की कोशिश की, मगर जुबान खुश्क। शेर ने गाय की तरफ आखिरी नजर डाली। आंखों में गुस्सा कम ना हुआ। वो वापस मुड़ी और सीधी रुस्तम और उसकी बीवी के कमरे की तरफ बढ़ गई। फारूक दीवार के साए में फिसलकर कमरे के दरवाजे के पास आ गया। उसने दरवाजे से अंदर देखा। मां और बाप दोनों गहरी नींद में थे। शेर आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। दहलीज पर सर सराही की तरह रखा, मुंह को संभाला और पहले रुस्तम के बिस्तर तक पहुंची। उसने रुस्तम का हाथ इस तरह थामा जैसे बहुती करती है। उंगलियां नरम हुई, गिरफ्त मजबूत हुई। फिर लम्हा फिर दांत कलाई पर पवस्त हो गए। ना आवाज निकली ना झटका। आहिस्ता आहिस्ता खून निकलता रहा।
रुस्तम के चेहरे पर मामूली सी तेवरी आई। शेर का चेहरा सुकून से भर गया। उसने जहर के कतरे वापस उस रग में उतारे। इतने के जान ना निकले मगर जान रह भी ना सके। कमजोरी बढ़ जाए, सांस घटे, आंखों के नीचे साए गहरे हो और हर दिन पिछले दिन से ज्यादा भारी लगे। वो जरा पीछे हटी, रुस्तम के चेहरे को गौर से देखा। होठों पर पतली मुस्कुराहट आई और फिर मां की तरफ बढ़ी। चारपाई के सराहाने बैठकर बालों पर हाथ फेरा, सर झुकाया और उसी तरतीब से आहिस्ता आहिस्ता खून खींचा। मां की पलकें लरझी, सांस बारी हुई। फिर साकन शेर ने उसकी रग में भी जहर का इतना हिस्सा छोड़ा कि रोज काटती रहे मगर फौरन खत्म ना करे। अज्जत तवील रहे। शेर ने सरगोशी की, इतनी मदम की कि सिर्फ दीवारें सुने। रुस्तम, तू मेरे वार से बचता रहा। आज से तेरा हर दिन मेरा होगा। तेरी हर रात मेरा जहर पिएगी और तेरी बीवी भी। जब तुम दोनों राख हो जाओगे तो फारूक, हाँ तेरा इकलौता बेटा, उसे मैं इसी प्यार से मारूंगी जिस प्यार से आज तुम्हें बचा रही हूं। फारूक ने ये अल्फाज साफ सुन लिए। उसकी आंखें जल उठी। दिल ने कहा दरवाजा तोड़ दो, अकल ने कहा अभी नहीं, अभी वो पूरी कुत में है। तबीज मजबूत पकड़कर वो पीछे हटा, स्तून के साथ टिक गया। सांसों की रफ्तार काबू में लाना मुश्किल था। उसने आहिस्ता से वही पढ़ा जो बुजुर्ग ने सिखाया था। चंद लम्हों बाद कमरे के अंदर खामोशी छा गई। शेर अपनी इंसानी जिल्द दोबारा ओढ़ने लगी। चेहरा वापस शाजिया का, कदम फिर वही नरम, सांस फिर मुस्कुराती हुई अपने कमरे में लौट गई। फारूक सुतून के पीछे बैठा रहा। नींद का नामो निशान नहीं था। खौफ, गुस्सा, शर्मिंदगी, बेबसी, सब एक साथ। उसने अपनी मुट्ठी खोली। तवीज पर पसीना चमक रहा था। उसने खुद से कहा, ये सब मैंने देख लिया, ये वहम नहीं। अब वक्त जाया नहीं कर सकता। वो सारी रात दरवाजे के पास ही बैठा रहा, कभी मां की सांस चेक करता, कभी बाप की। दोनों जिंदा थे मगर कमजोरी पहले से ज्यादा गहरी। गाय गोशे में पड़ी हाँप रही थी। थन सूखे, नजर खाली। सुबह की अजान के करीब फारूक उठा, कमरे के अंदर आया, मां के माथे पर हाथ रखा। हाथ ठंडा नहीं था मगर भारी था। बाप की कलाई पर हाथ रखा। नबज चल रही थी मगर धीमी। उसने दोनों को कंबल उड़ाया, दरवाजा बंद किया और बगैर किसी को जगाए घर से निकल गया। कदम तेज, सांस तेज, नजरें सीधी, मकसद एक। बुजुर्ग नीम के दरख्त तले वही कच्चा मकान, अंदर मदम तलावत। फारूक ने हापमते हुए सलाम किया, अंदर दाखिल हुआ और सीधा बुजुर्ग के सामने बैठकर कहा, बाबा जी आप ठीक कहते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। पानी ना मिला तो वो शाजिया ना रही, शेर बन गई। पहले मेरी गाय का सारा दूध पी गई, फिर मेरे वालिद के कमरे में गई। दोनों का खून चूसा, उनमें जहर उतारा। मेरे बाप की सांसें भारी है, मां की आंखें बुझ रही है। मैंने कुछ ना कहा, मैं छुपा बैठा रहा। अगर मैं बोलता तो वो मुझे भी काट देती। मैं अब आपके पास आया हूं, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, बस उन्हें बचा लीजिए। बुजुर्ग ने तिलावत रोकी नहीं, आवाज जारी रखी मगर आंखें खोल दी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने हकीकत खुद देख ली। अब दलील की जरूरत नहीं। शेर की खुराक तुम्हारे घर से बंद होगी और उसकी जड़ पर जर्ब लगानी होगी। आज रात फैसला कुन होगी। अगर तुम टाल गए तो कल तुम्हारे वालदैन सिर्फ नाम के रह जाएंगे और परसों तुम्हारी बारी आएगी। सुनो और याद रखो, गलती की गुंजाइश नहीं। अगर वो तुम पर हमला करे तो आंखों में आंखें डालकर ये मखसूस कलमात पढ़ना। मैं अभी लिखवा देता हूं। और इस लोहे की अंगूठी को उसके मुंह के करीब लहराना। लोहा उसका कमजोर हल्का है। पंजम, फारूक डरो मत। डर उसकी गजा है। तुम काम गए तो वो तुम्हें हिचकिला देगी। मजबूत रहना। अगर तुमने आज की रात काट ली, कल मैं खुद तुम्हारे घर चलूंगा। फिर वो भागेगी और हम उसे उसी खेत में मट्टी में बांध देंगे जहां से ये किस्सा शुरू हुआ था। फारूक ने सब लिख लिया, तबीज गले में डाला, नमक और काली मिट्टी की थैलियां उठाई, लोहे की अंगूठी उंगली में पहन ली, गहरी सांस ली और घर की तरफ दौड़ा। दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरे माँ बाप को बचा लेना। लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो एक ही मंजर ने उसके होश उड़ा दिए। कमरे में उसकी मां जमीन पर गिरी पड़ी थी। शेर का मुंह ऊपर उठा हुआ था।
दांत उसकी गर्दन में पवस्त थे और आंखों से सुर्खी बरस रही थी। मां की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बुझ रही थी, सांस रुककर चल रही थी। फारूक की चीख ने दीवारें हिला दी। अम्मा! वो दौड़कर कमरे में घुसा। लोहे की सिल शेर की तरफ झटकी। लोहा दहकता हुआ था जैसे आग की लकीरें। शेर तड़पी, मगर मां की गर्दन को ना छोड़ा। वो और भी जोर से लिपट गई। रुस्तम कोने में बैठा हापंप रहा था। वो बिस्तर से उठ भी ना पा रहा था। रुस्तम ने कुर भरी आवाज में कहा, मैंने तेरे शेर को मारा था। बदला लेना है तो मुझे मार डाल। मेरी बीवी को छोड़ दे, वो बेकसूर है। लेकिन शेर गुर्राते हुए कहने लगी, तूने भी तो मेरे जोड़े को मारा है, मैं भी तेरे जोड़े को ही मारूंगी। तेरी आंखों के सामने, और सबर कर, तेरी भी बारी आएगी। रुस्तम रोते हुए चीख कर बोला, फारूक बेटा, इसे बचा, अपनी मां को बचा। फारूक तेजी से आयत पढ़ता रहा और सिल को बार बार शेर पर मारता रहा, लेकिन हर वार के साथ शेर और भी गुस्से से गुर्राने लगती। उसने अपनी दोहरी जुबान से फारूक की तरफ इशारा किया और हंसते हुए बोली, कभी सोचा था फारूक की तेरी मां की जान तेरे सामने निकलेगी और तू कुछ ना कर सकेगा। जब तेरे बाप ने मेरे जोड़े को मारा तो मैं भी कुछ ना कर सकी। मैं भी इसी तरह तड़प रही थी और तेरा बाप हर बार मेरे वार से बच जाता। मोहल्ले वाले शोर सुनकर इकट्ठे हो गए। वो दरवाजे से झांकते, लेकिन कोई अंदर आने की हिम्मत ना करता। औरतें चीखती, हम तो इसे बड़ी नेक बहू समझते थे, लेकिन ये अचानक शेर कैसे बन गई? ये इंसान नहीं जिन है, अजाब है। मर्द पसपा होकर पीछे हटे। कोई आगे बढ़ने को तैयार ना था। सब सिर्फ देख रहे थे। फारूक अकेला अपनी मां की जान बचाने की जंग लड़ रहा था। मां के होंठ कप्पाने लगे। आवाज हलक में फंस गई। फारूक ने बेबसी से चीखा, ए जालिम, अगर तूने मुझसे जरा भी प्यार किया हो तो इसके बदले मेरी मां को छोड़ दे। मेरी मां बेकसूर है, मैं मर जाऊंगा अपनी मां के बिना। शेर ने एक झटके से अपनापन फारूक के सामने लाकर कहा, यह सांस मेरी सौतन बनने की कोशिश कर रही थी, जीने नहीं देती थी। कभी कहती उठ बर्तन दो, कभी कहती मेरे बेटे के लिए खाना मजेदार बनाओ, जैसे मैं इसकी नौकरानी थी। मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रही और अब नहीं। फारूक, बदला लेकर ही मैं अपने दिल को ठंडा करूंगी। जब तक तेरा खानदान मेरा कर्ज नहीं चुकाता मैं नहीं छोड़ूंगी। पहले तेरी मां की जान, फिर तेरे बाप की, और आखिर में तेरी जान लेकर ही रहूंगी। ये बदला खून के आखिरी कतरे तक पूरा होगा। फारूक भागता हुआ लपक कर बाहर निकला। मोहल्ले वाले पीछे हट गए। फारूक दौड़ता हुआ सीधा बुजुर्ग के दरवाजे पर पहुंचा। सांस फूल चुकी थी, कपड़े खून और पसीने से भीगे हुए थे। उसने जमीन पर गिरकर कहा, बाबा जी, वो मेरी मां को मार डालेगी। मैंने आपका बताया हुआ हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन वो मुझ पर भारी है। बाबा जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे रास्ता बताइए, वरना सब खत्म हो जाएगा। गांव के बुजुर्ग ने जब फारूक की हालत देखी तो कहानी की सबसे पोशीदा किताब खोली, वो सफा जिस पर कभी किसी ने अपनी आंखें नहीं लगाई। रुसू कदीमा, वो जिसके बारे में बड़े बड़े लोग भी सर झुका लेते थे। बुजुर्ग ने सरगोशी में बताया कि जिस रिश्ते पर आज तुम खड़े हो, इसका एक ही अंजाम है, या तुम उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो, या वो तुम्हारे पीछे नस्ल दर नस्ल जुल्म चलाते रहे। हमारे दादा के दादा ने जो एक तरीका छोड़ा था, वो खतरनाक, अजीब और आफतनुमा है। मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा, मगर शर्त है तुम दिल से तैयार हो, क्योंकि ये अमल खौफजदा करने वाला है। रात का वक्त चुन लिया गया। पूरी रात जब चांद अपना चेहरा बदलकर आधी तारीखी छोड़े, तब माहे पर्दा कहलाने वाली वो घड़ी। बुजुर्ग ने कहा, उस रात कुआं, वही पुराना कुआं जो गांव के पीछे दफन है, उसका पानी आईने की मां चमक उठता है। उस कुएं के अंदर एक सुलझी हुई कहानी छुपी है। कुएं का पानी सच दिखाता है, और सच जब आईना बनकर सामने आता है तो जो भी रूह फरेब हो उसी आबे सच में फंसती है। रात जब चांद आधी हालत में था तो चंद मर्द, बुजुर्ग, फारूक और वही महदूद मोहल्लेदार कुएं की तरफ निकले। बुजुर्ग ने फारूक को कुएं के पास ले जाकर आयत पढ़ी। पानी पहले हिला, फिर जैसे उबाल खाने लगा। अचानक कुएं के अंदर से एक धुआं उठा और उस धुएं में एक खौफनाक शबिया उभरने लगी। लोग पीछे हटे। बुजुर्ग ने आयत तेज पढ़ी और वो धुआं इंसानी शक्ल में बदल गया, मगर वो कोई आम इंसान ना था।
उसका जिस्म आधा बुसीदा शेर जैसा और आधा एक बूढ़े बुजुर्ग जैसा लग रहा था। आंखें गहरी खोखली, आवाज कब्र से उठती दमक की तरह। उसने सर उठाया और कहा, मैं वही हूं जिसे 100 साल पहले जंजीरों से बांधा गया था। मैंने इस शेर को कैद में देखा, मैंने इसका गुस्सा सहा। अब ये दोबारा आजाद हुई है तो तुम्हारे खून का हिसाब मांग रही है। लेकिन याद रखो, इसका खात्मा आसान नहीं। इसका जादू तभी टूटेगा जब वो चीज लाई जाए जो उस दिन जमीन पर गिरी थी जब पहला शेर मारा गया था। फारूक लरज कर बोला, कौन सी चीज? उस वजूद ने दहाड़ कर कहा, उसकी खाल। वो खाल जो जमीन पर गिरी थी जब रुस्तम ने शेर के जिस्म पर पहला वार किया था। वो खाल अब भी उस खेत की मिट्टी में दफन है जब तक वो खाल लाकर इस कुएं के पानी में ना डाली जाए। शेर को फना नहीं किया जा सकता। ये सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रुस्तम ने हापती आवाज में कहा, वो खेत वही जहां मैंने शेर मारा था, मगर ये तो जमीन के नीचे दफन हो गई होगी। पुराने वजूद ने चीख कर कहा, दफन है मगर मिट्टी उसे पहचानती है। अगर वो खाल ना लाई गई तो शेर रोज खून पिएगी, जहर घोलेगी और तुम्हारी नस्लें खत्म कर देगी। फिर अचानक वो वजूद धुएं में घुलकर दोबारा कुएं में उतर गया। पानी हल्की हल्की आवाज में उबाल खाने लगा और फिर सुकूत छा गया। बुजुर्ग ने फारूक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब काम और भी मुश्किल हो गया है। शेर को खत्म करने के लिए हमें उसी खाल को ढूंढना ही होगा। वो खाल उसका जन्म निशान है। जब वो कुएं के पानी में डाली जाएगी तो शेर का वार उल्टा होकर उसी पर लौट आएगा। फारूक की आंखों में खौफ और अजम एक साथ थे। बाबा जी, मैं उस खाल को जरूर ढूंढूंगा, चाहे जमीन खोदनी पड़े या जान देनी पड़े। रात अंधेरी थी, चांद की रोशनी धुंधली थी। फारूक बुजुर्ग और चंद गांव वाले उस खेत में पहुंचे जहां बरसों पहले रुस्तम ने शेर को मारा था। मिट्टी खोदने की आवाजें गूंज रही थी। सबके दिलों में खौफ और उम्मीद एक साथ थी। रुस्तम की बीवी अभी भी कमजोर बिस्तर पर पड़ी थी। उसके गले पर वो जहरीले निशान बाकी थे, लेकिन फारूक का यकीन था कि वो खजाने का राज खोल देगा और हक वापस कर देगा। उसकी मां भी बच जाएगी। मिट्टी थोड़ी गहरी खोदी गई तो पहले एक अजीब सी बोसीदा खाल निकली। वो शेर की पुरानी खाल थी। खुली गई जमीन के अंदर से हल्की सी गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। फारूक ने जल्दी से बुजुर्ग की तरफ देखा। यही है ना बाबा जी, यही खाल शेर को बांधने का निशान है। बुजुर्ग ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, ये वही खाल है, लेकिन इसके नीचे असल राज छुपा है। खोदते रहो। कुछ ही देर बाद जब मिट्टी और हटाई गई तो एक छोटा सा संदूक नजर आया। संदूक पर जंग लगा ताला था। फारूक ने जोर लगाकर ताला तोड़ा। ढक्कन जैसे ही खुला, अंदर 2 छोटे थैले रखे थे। उनमें सोने के सिक्के, चांदी के जेवरात और एक कागज था। कागज पर 2 नाम दर्ज थे। बुजुर्ग ने वो कागज पढ़ा और लरजती आवाज में बोला, ये खजाना 2 यतीम बच्चों का है, बाकी किसी का नहीं। ये तुम्हारे दादा ने छीनकर यहां दफन किया था। तुम्हारे घर की नहुसत, तुम्हारे माँ बाप की बीमारी, तुम्हारे जानवरों की मौत, सब इसी जुल्म की सजा थी। फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी, वो बच्चे अब कहां होंगे? क्या वो जिंदा होंगे? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा है। वो बच्चे अब जवान हो चुके हैं, गांव के कोने में गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये खजाना उन्हें वापस मिल गया तो नहुसत का सिलसिला टूट जाएगा। खेत में जब संदूक खुला और 2 यतीम बच्चों का हक उन्हें वापस दिया गया, शेर ने रुस्तम की मां की गर्दन छोड़ दी। औरत ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में जिंदगी लौट आई। फारूक दौड़कर मां के कदमों में गिरा और उसे सीने से लगा लिया। गांव वाले साकत खड़े थे, जैसे वो किसी सदियों पुराने राज का बोझ उतरता देख रहे हो। शेर ने एक ठंडी सांस भरी। उसकी आंखों की सुर्खी मदम होने लगी। वो धीरे से बोली, आज बदला पूरा हो गया। जो जुल्म तुम्हारे दादा ने किया उसका हिसाब तुमने बराबर कर दिया। 2 यतीमों का हक वापस देकर तुमने मेरी आग बुझा दी। अब ना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी ना तुम्हारे घर को। ये दुश्मनी यही खत्म हुई। ये कहकर शेर ने आसमान की तरफ देखा। अचानक जमीन में हल्की सी लजिश हुई। सबने हैरत से देखा कि उसी खेत के कोने में जहां पुराने दरख्त के साए थे, वहां से एक रोशनी उभरी। रोशनी के अंदर एक लंबा काला शेर नमूदार हुआ।
उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, मगर चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि सुकून रंग था। शेर ने जैसे ही अपने शेर को देखा, वो गुर्राने की बजाय रोने लगी। उसकी आवाज में सदियों की प्यास और जुदाई छुपी हुई थी। मेरे सरताज, मैंने तुम्हें मारा हुआ समझा था। मैंने तुम्हारे इंतकाम में उन सबको तड़पाया। मैंने खून पीकर अपनी आग बुझाने की कोशिश की, मगर आज मुझे सुकून मिला। तुम जिंदा थे, अल्लाह ने हमें दोबारा मिला दिया। शेर ने अपना मुंह चुकाया और कहा, मैं हमेशा यही था, इस खजाने और इन यतीमों के हक की हिफाजत पर मामूर था। तुम कैद थी, मैं पाबंद था, मगर आज जब इंसाफ हो गया तो हमारी कैद भी टूट गई। शेर अपने शेर के करीब गई और दोनों के मुंह एक दूसरे को छू गए। एक अजीब सी रोशनी खेत में फैल गई, जैसे सदियों का बोझ खत्म हो रहा हो। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने जुल्म के बोझ को हटाया, इस तरह इन दोनों के सुकून को बख्श दे। ये जमीन अब किसी के खून से नहीं, इंसाफ से याद रखी जाए। गांव वाले आइजगी से जमीन पर झुक गए। फारूक ने मां के हाथ थाम कर कहा, अम्मा देखो, ये सब खत्म हो गया। दुश्मनी खत्म, नहुसत खत्म, अब आजाद है। रुस्तम की आंखों में आंसू थे। वो कमजोर आवाज में बोला, बेटा, ये सिर्फ तुम्हारी हिम्मत से मुमकिन हुआ। अल्लाह ने हमें माफ किया। शेर ने आखिरी बार सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, बल्कि सुकून और शुक्रिया की झलक थी। वो अपने शेर के साथ गुर्राते हुए रोशनी में लिपट गई और जमीन के अंदर ऐसे उतर गई जैसे कभी थी ही नहीं। असल में ये शेर और इसका जोड़ा तब के थे जब यतीम बच्चों के माँ बाप जिंदा थे और उन्हें दूध पिलाते थे, उनका ख्याल रखते थे, तो उन्होंने भी यतीम बच्चों का साथ निभाया। जानवरों को भी पता है, यतीम का हक खाने वाला कभी भी हजम नहीं कर पाता और वो किसी ना किसी तरीके उगल ही देता है। अफसोस, हम जैसे इंसान आज भी कई यतीमों के हक खाकर बैठे हैं। ना अल्लाह का खौफ, ना आखिरत बिगड़ती हुई का डर। अल्लाह पाक हम सबको यतीमों के साथ शफकत करने और उनका हक उन तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। गांव में अब सुकून आ चुका था। खेत पर खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में बोझ नहीं बल्कि राहत थी। दो यतीम बच्चों ने हाथ उठाकर दुआ दी, या अल्लाह, तेरा शुक्र है हमारा हक हमें वापस मिला, और तेरा शुक्र है इस खानदान को हिदायत मिली। उसी के साथ कहानी अपने अंजाम को पहुंची। ना कोई बदला रहा, ना कोई खून, ना कोई जहर, बस इंसाफ, सुकून और एक सदी पुरानी मोहब्बत का मिलाप। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का वाकया बेहद पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल यूनिक सबक, अमोज और न्यू वाकयात सुनने को मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगबान।